वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एनपीओ से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अच्छा, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटिंग टू एनपीओ आर, पहला टर्म हो गया आपका लीगेसी। तो लीगेसी क्या होता है? आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जब एक परिवार का बुजुर्ग आदमी मर जाता है तो मरते मरते या फिर मरने से पहले वो एक विल बना के जाता है। उसी तरह अगर कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इच्छा के अनुसार विल में अगर कुछ संपत्ति किसी और के तो इसी तरीके से अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बना बनाया हुआ संपत्ति मिल जाए, दैट कैन बी टर्म्ड एज लीगेसी। लीगेसी का मीनिंग हो सकता है उत्तराधिकार। ठीक है, तो ये तो हमेशा नहीं मिलेगा ना, ये तो कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट है, इसीलिए इसको क्या करना है, लायबिलिटी साइड के कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देना है। अंडरस्टूड ना? ओके, नेक्स्ट डोनेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया डोनेशन क्या होता है। तो डोनेशन दो तरीके का है। एक होता है जनरल डोनेशन जो रिकरिंग इन नेचर, मतलब हमेशा मिलता रहता है, 2500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए, 2 लाख रुपए। ओके, दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, एज इट इज इनकम, रेवेन्यू नेचर का है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बट अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, जैसे कि आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, चैरिटी फंड के लिए, ओके, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशन रिसीव किया जाए तो वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। प्रीवियस वीडियो आप थोड़ा देख लीजिए डोनेशन के ऊपर। ओके, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज ए रिकरिंग इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन एनुअल भी होता है, मंथली भी होता है। तो सब्सक्रिप्शन अगर जनरल इन नेचर हुआ तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बट एक चीज आपको ध्यान में देना है सब्सक्रिप्शन करते समय, दैट द सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर, मतलब सिर्फ इसी साल का सब्सक्रिप्शन को रिसीव किया जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कोई चैरिटी के लिए सब्सक्रिप्शन लिया गया, बिल्डिंग बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन अगर लिया गया, एज इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, उसे कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड किया जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होता है? जैसे कोई भी एक मेंबर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे एंट्रेंस फीस देने की जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? तो एंट्रेंस फीस नॉर्मली तो ये नॉन रिकरिंग होता है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर्स हर साल चेंज नहीं होता तो उसका जो एंट्रेंस फीस होगा वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होगा। तो वो कहां होगा? वो कैपिटल फंड के साथ ऐड किया जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहां पर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बट अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर्स हर साल चेंज होता रहता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एंट्रेंस फीस होगा दैट वुड बी रिकरिंग इन नेचर। तब ये जो एंट्रेंस फीस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अंडरस्टूड? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कैपिटल रिसिप्ट, रिकरिंग का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है एक बार फीस दिया और सारे जिंदगी के लिए जब तक जिंदा है उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गए। तो लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब क्या? ये तो एक ही बार देना है ना, ये तो हमेशा आपको देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको देना है। तो इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसिप्ट, इसीलिए क्या होगा? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा बैलेंस शीट के। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन क्या है आपका? सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ओके, अगर यहां पर थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने के लिए तो मेरे बातें ध्यान से सुनिए, तो सुन के भी आप लिख सकते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स, पुराना फिक्स्ड एसेट को बेच देना। प्रीवियस ईयर मतलब क्लास 11 में आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का काम किया होगा, यहां पर भी थोड़ा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आएगा सिर्फ।
अंडरस्टूड? डेप्रिसिएशन करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास दिया गया है बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में लिखा गया है फर्नीचर 1 लाख रुपए, एडजस्टमेंट में दे दिया कि या फिर रिसिप्ट साइड में या पेमेंट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया गया है कि फर्नीचर परचेज 20,000 रुपए, मतलब एट द बिगिनिंग, बोला एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 20,000 रुपए का फिर से फर्नीचर खरीदा गया। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम, और जो फर्नीचर आपने खरीदा था 1 लाख रुपए, सोल्ड, दैट इज सोल्ड कॉस्टिंग 1 लाख। ओके, जिस फर्नीचर का बुक वैल्यू 1 लाख था उसको 80,000 में एट द एंड बेच दिया गया। तो इसका एंट्री क्या होगा? फिर से मैं क्वेश्चन दोहराता हूं। फर्नीचर का बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर फर्नीचर 20,000 का खरीदा गया, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 10% पर एनम लेना है, और जो फर्नीचर 1 लाख रुपए से खरीदा गया था या फर्नीचर का बुक वैल्यू 1 लाख रुपए था उसको 80,000 में बेच दिया। अंडरस्टूड? नाउ बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? हमें पता है फर्नीचर क्या है, फिक्स्ड एसेट, तो बैलेंस शीट में ही लिखना है। फर्नीचर हो गया आपका 1 लाख, फिर से आपने खरीद लिया 20,000 का, तो अभी फर्नीचर की वैल्यू होता है आपका 1,20,000। डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर समान चार्ज होगा पूरा साल के लिए 10%। हमने 1,20,000 का 10% होता है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। ओके, अभी बुक वैल्यू जो है वो स्टैंड होता है 1,08,000 रुपए। ओके, नाउ what was the book value of the, what is the present book value of the furniture which is sold? 1 लाख रुपए पहले था, अभी डेप्रिसिएशन 10,000 कट गया, तो अभी उसका बुक वैल्यू कितना होता है 90,000। उसी 90,000 के जो बुक वैल्यू था उसको बेच दिया, तो लेस सोल्ड कितना 90,000 का फर्नीचर बेच दिया। फर्नीचर का बैलेंस आपके पास कितना है 18,000। अंडरस्टूड ना? जो फर्नीचर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में खरीदा गया था 20,000 वही है, पुराना वाला तो है नहीं, उसे तो बेच दिया ना। अंडरस्टूड? 20,000 का फर्नीचर था, 10% का डेप्रिसिएशन लगा, 2,000 कट गया, 18,000 अभी आपके पास बचा हुआ है। नो फर्दर ट्रीटमेंट, फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, मतलब हो गया आपका एक्सपेंडिचर साइड में ना, एक्सपेंडिचर साइड में, तो एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग क्या करेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके, 12,000 रुपए। अंडरस्टूड ना? नाउ जो फर्नीचर 1 लाख रुपए था उसको बेचा गया, लेकिन जिस दिन बेचा गया उसका बुक वैल्यू कितने में आ गया 90,000, उसको बेचा कितने गया 80,000, तो 10,000 का जो लॉस होता है वो रिकॉर्ड किया जाएगा आपका कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। अंडरस्टूड माय पॉइंट? और नेक्स्ट टर्म इज सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल में हो गया आपका बैट हो जाता है, बॉल हो जाता है, क्रिकेट हो या किसी भी स्पोर्ट्स का जितने भी मटेरियल्स हो जाए, इसको अगर हम सेल कर दे, ठीक है, इसका जो इनकम होता है इट इज रेवेन्यू इन नेचर, बिकॉज उसका जो एक्चुअल में वैल्यू होता है वो यूज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद स्क्रैप बन जाता है, उसको बेचने के बाद जो इनकम होता है दैट इज रेवेन्यू इन नेचर, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो हर साल खरीदा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हर साल खरीदा जाता है और उसका स्क्रैप जो बन जाता है यूज करने के बाद, अंडरस्टूड, उसे बेच दिया जाता है। अंडरस्टूड? एज इट इज रिकरिंग इन नेचर, तो वो रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नाउ देयर इज अनदर थिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन में कभी कभी यह कहा जाता है कि स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग, एक एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। नाउ समझिए कि आपका स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग मतलब जब अकाउंटिंग शुरू हुआ तब 800 रुपए का था। ओके, ड्यूरिंग द ईयर फिर से 1,000 रुपए का परचेस किया गया और लास्ट में अंत तक जाते जाते देखा गया कि स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो आपके पास बचा हुआ है 1,000 रुपए का। ओके, तो ओपनिंग में था 800, परचेज किया आपने 1,000, 1,800 रुपए हो गया और बचा हुआ है 1,000, तो एक्चुअल में 800 रुपए का अगर 1,800 में 1,000 का माइनस कर दे तो 800 रुपए मिलता है। ये जो 800 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल है दैट इज यूज्ड अप, वो यूज हो गया है। ओके, इसका मैंने राइट ऑफ करना होता है, उसके लिए ये जो 800 रुपए का इसका एक टर्म होता है
अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ये कहा जाता है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाता है। ध्यान से सुनिए, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस इन स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, और अंत में जो स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है उसको अगर डिडक्ट करें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। और कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एंडाउमेंट फंड। आई थिंक इट इज क्वाइट न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। एंडाउमेंट फंड, एंडाउमेंट फंड क्या होता है? एक ऐसा फंड जो अराइज होता है किसी गिफ्ट के थ्रू। अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो उसे एंडाउमेंट फंड हम कह सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। ओके, एज इट इज गिवन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, दैट वाज इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसे हमें कैपिटलाइज करना होगा और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। डू रिमेंबर वन पॉइंट, इफ एनी इनकम अराइजिंग आउट फ्रॉम सच फंड, तो वही लायबिलिटी साइड में एंडाउमेंट फंड लिख के उसके साथ ही उसे ऐड किया जाएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मतलब होता है when there are some important persons rendering some important services for the organization, then we need to reward them, और उसी रिवॉर्ड को कहते हैं ऑनोरेरियम। जैसे आर्टिस्ट हो गया, उसको पेमेंट किया, लेक्चरर को पेमेंट किया गया, कोच को उसके कोचिंग के लिए पेमेंट किया गया, उसे बोलते हैं ऑनोरेरियम, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस ग्रांट। अभी अगर एक क्लब हो गया या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिल्डिंग तो होगी, अगर बिल्डिंग होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है, और ये जो मेंटेनेंस ग्रांट है, इट इज रिकरिंग इन नेचर, हमेशा मिलता रहता है। ओके, हमेशा मिलता रहता है, इसीलिए उसे कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अंडरस्टूड? आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस, डू शेयर द वीडियो। ओके।